स्वागत दोस्तों आपका अपने चैनल के साथ आगे सामने मौत यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने आखिरकार राहुल गांधी के द्वारा किए गए कई सारे बड़े खुलासे को लेकर कानूनी कदम उठाना शुरू कर दिया है। दोस्तों बताएंगे कांग्रेस की सरकार ने बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों को जांच में लगा दिया है। दोस्तों बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर 26 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द किया गया है, 24 से अधिक मार्ग बदले गए हैं। बताएंगे कहां पर नया आंदोलन, बड़ा विशाल आंदोलन शुरू हो चुका है। दोस्तों इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी के छोटे भाई ने पूरे एनडीए गठबंधन की सरकार का सिस्टम हैंग कर दिया है। दोस्तों बताएंगे कौन से राज्य से है ये बड़ी अपडेट, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ। दोस्तों बताएंगे कहां पर भारत ने फिर से फिलिस्तीन का किया है समर्थन। दोस्तों बताएंगे कौन से मुद्दे को लेकर वोटिंग हो रही थी और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के ऊपर क्यों मुकदमा दायर किया गया है। दोस्तों एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा राहुल गांधी लगा रहे हैं उसकी गूंज कई जगह सुनने को मिल रही है और देश के अंदर ये नारा कहीं ना कहीं फेमस होता जा रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख के बताएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी की ओर से देश भर के अंदर देश के लोगों में एक अलग जगाई गई है दोस्तों की लोगों को अपने अधिकारों की रक्षा करनी है, यानी सभी भारतीय नागरिकों को एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार देश के संविधान ने दिया है, इसकी रक्षा करना सबसे ज्यादा जरूरी है दोस्तों। और यही बड़ा कारण है कि राहुल गांधी इस मुद्दे को लेकर लगातार एक के बाद एक कई सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पूरे तंत्र को एक्सपोज करते जा रहे हैं। राहुल गांधी की ओर से 3 दिन पहले एक बड़ा खुलासा किया गया था दोस्तों, जिसमें उन्होंने कर्नाटक के कुलबुर्गी जिले के अंदर आलंद सीट को लेकर एक दावा किया था दोस्तों, और बताया था कि इस सीट पर लगभग 6000 नाम काट दिए गए, जिसमें से केवल 24 नाम सही तरीके से काटे गए थे, बाकी इलीगल तरीके से नाम काट दिए गए और कहीं पर बैठकर कई सारे लोगों के नाम इकट्ठे काटे गए दोस्तों। यानी कुछ लोग कंप्यूटर लेकर बैठे हुए थे जिन्होंने इतने सारे लोगों के नाम कटवा दिए दोस्तों। इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर के बाद जांच भी करा गया, लेकिन चुनाव आयोग की ओर से वो जानकारियां नहीं दी जा रही है जो सीआईडी की ओर से मांगा गया है दोस्तों, चाहे आईपी एड्रेस का मामला हो या फिर ओटीपी ट्रेल का मामला हो दोस्तों। इसके बाद राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को 7 दिनों का टाइम दिया था दोस्तों। अब जो खबर सामने आ रही है उसके अनुसार कांग्रेस पार्टी ने रातों रात एक बड़ा फैसला लिया है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी की कर्नाटक सरकार इस पूरे मामले पर सीधे तौर पर कूदी है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी की कर्नाटक सरकार ने फैसला लिया है कि वो एसआईटी का गठन करने जा रहे हैं, यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जा रही है जो कर्नाटक के आलंद विधानसभा सीट में गैर कानूनी तरीके से लोगों के नाम काटे जाने को लेकर जांच करेंगे दोस्तों। आपको बता दें कि कर्नाटक की सरकार ने एक से बढ़कर एक बड़े बड़े अधिकारियों को इस टीम का हिस्सा बनाया है दोस्तों। आपराधिक जांच विभाग यानी सीआईडी के एडीजीपी बीके सिंह इस एसआईटी के प्रमुख होंगे दोस्तों, और सीआईडी के एसपी सैदुल अद्वैत और सुभान विदा इसके सदस्य होंगे दोस्तों। यह एसआईटी पुलिस के महानिदेशक यानी कर्नाटक के डीजीपी के निगरानी में काम करेगा दोस्तों, और सीआईडी भी इसकी निगरानी करने वाली है, यानी एसआईटी पर पूरा कंट्रोल डीजीपी और सीआईडी का होने जा रहा है। इसका सीधा मतलब यह है दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी ने एक हाई प्रोफाइल एसआईटी का गठन किया है जो आने वाले दिनों के अंदर कुछ और बड़े धमाके कर सकता है। रिपोर्ट कोर्ट और सरकार को सौंपी जाएगी दोस्तों। इसके बाद देखते हैं और क्या बड़ा खुलासा सामने आता है। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे दोस्तों। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बीजेपी की केंद्र सरकार के खिलाफ देश के अंदर एक और बड़ा आंदोलन आगे बढ़ता जा रहा है दोस्तों। आपको बता दें कि बीते दिन एक आंदोलन के कारण 26 से ज्यादा ट्रेनें रद्द हो गई दोस्तों, और 24 से ज्यादा ट्रेनों के मार्ग बदल दिया गया दोस्तों, यानी रूट बदल दिया गया। आपको बता दें कि ये आंदोलन चल रहा है एक बड़े ओबीसी समाज कुर्मी समाज का दोस्तों, जो लगातार एसटी यानी आदिवासी समाज को जो आरक्षण मिलता है दोस्तों, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण, उसके अंतर्गत आरक्षण की मांग कर रहे हैं, यानी ओबीसी कैटेगरी से एसटी कैटेगरी में डालने की मांग की जा रही है दोस्तों। और इसीलिए झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के अंदर इसका असर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में कुर्मी समाज के लोग झारखंड और उसके आसपास के राज्यों में रहते हैं दोस्तों। इससे कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार के खिलाफ एक नए आंदोलन की शुरुआत होती दिखाई दे रही है। कुछ दिनों पहले दिल्ली में आकर भी उन्होंने आंदोलन किया था दोस्तों, लेकिन बात नहीं सुनी गई, तो अब अपने अपने क्षेत्रों से विरोध कर रहे हैं और 26 ट्रेनों को इसी चक्कर में रद्द करना पड़ा है। 2 शब्द आप इस पूरे मामले को लेकर लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा भारत के लोगों को आसानी से अमेरिका में रहने का एक जो तरीका है दोस्तों H1B वीजा, उस पर टैक्स लाद दिया गया है दोस्तों, जिसके कारण अब लोगों को और ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कहीं पर पहले 8 लाख रुपए में वीजा मिल जाया करता था H1B वीजा, अब उसकी कीमत बढ़ाकर 88 लाख रुपए कर दी गई है दोस्तों, जिसके कारण भारत के कई युवा जो अमेरिका में जाकर अमेरिकी कंपनियों में नौकरियां करना चाहते हैं और H1B वीजा लेना चाहते हैं, उनके लिए दिक्कतें और ज्यादा बढ़ गई है। 10 गुना दाम बढ़ गया है दोस्तों। इस पूरे मामले पर बीजेपी सरकार की कोई खास प्रतिक्रिया सामने नहीं आई दोस्तों। नरेंद्र मोदी ने भी कोई बयान नहीं दिया, तो राहुल गांधी ने
ने इस पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया के माध्यम से बीजेपी पर तंज कसा। दोस्तों उन्होंने कहा कि भारत के पास एक कमजोर प्रधानमंत्री है। राहुल गांधी ने 2017 के अपने पोस्ट को वापस से शेयर करते हुए पुरानी बात को याद दिलाया और बताया कि H1B वीजा पर अमेरिका से कोई बात नहीं करते नरेंद्र मोदी, इससे भारतीय लोगों को नुकसान झेलना पड़ता है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि बीजेपी सरकार की विदेश नीति पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और बीजेपी के पास अब विदेश नीति के नाम पर कुछ भी नहीं बचा है, केवल भाषणबाजी है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी ने बिहार के अंदर वोटर अधिकार यात्रा किया था दोस्तों, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने फैसला लिया कि वो भी वोटर अधिकार यात्रा के तर्ज पर बिहार अधिकार यात्रा निकालेंगे। और राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जिन 10 जिलों के अंदर यात्रा नहीं निकल पाई दोस्तों, उसमें तेजस्वी यादव खुद जाकर यात्रा करके आए हैं। आपको बता दें कि मात्र 5 दिनों में 10 जिलों को कवर करते हुए तेजस्वी यादव ने बीते दिन अपनी यात्रा को समाप्त कर दिया है। दोस्तों एक ही दिन में तेजस्वी यादव अलग अलग विधानसभा में दिखाई दिए, जहां पर सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र में मौजूद थे। इसके बाद मोरवा विधानसभा में पहुंचे दोस्तों, और पातेपुर विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, महुआ विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। और ये सारे कार्यक्रम उनके एक ही दिन के कार्यक्रम है। और राष्ट्रीय जनता दल ने इस पूरे मामले को लेकर कहा कि तभी आगे बढ़ेगा बिहार जब हटेगी निकम्मी नीतीश भाजपा सरकार, बिहार की है दरकार, अब की बने नौकरी और रोजगार वाली तेजस्वी सरकार। इसके बाद दोस्तों तेजस्वी यादव की रैली में जितनी भीड़ आ रही है उसे देखकर साफ तौर पर कहा जा सकता है कि तेजस्वी यादव रथ यात्रा निकाल रहे हैं। और किसी चौराहे पर आकर उनका जैसे ही रथ रुकता है दोस्तों, वैसे ही चारों तरफ केवल मुंड ही मुंड नजर आते हैं, यानी लोग ही लोग नजर आते हैं दोस्तों। छतों के ऊपर लोग चढ़े हुए हैं, गाड़ियों के ऊपर चढ़कर लोग तेजस्वी यादव से अभिवादन कर रहे हैं दोस्तों, तेजस्वी यादव की बातें सुन रहे हैं। और इस दौरान जो भीड़ देखने को मिल रही है दोस्तों, उस पर एक बात क्लियर कट कहा जा सकता है कि बिहार के अंदर नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी सरकार का सिस्टम हैंग कर रखा है। तेजस्वी यादव ने दोस्तों जब से वो यात्रा लेकर निकले हैं, इतनी बड़ी ज्यादा भीड़ आ रही है कि इसका कोई पैमाना ही नहीं दिखाई देता। लोग ही लोग नजर आते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो तेजस्वी यादव जब पूरा कैंपेन करने के लिए निकलेंगे तो एक एक दिन में वो 10-10 रैलियां करते हैं, और उसके बाद असली गेम जैसे 2020 में हुआ था उसी तरीके के समीकरण इस बार भी होते दिखाई देंगे। तो अपनी राय जरूर लिख के बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर एनडीए गठबंधन वाले अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए एनडीए सम्मेलन चला रहे हैं दोस्तों, लेकिन सम्मेलन कम और आपसी विवाद का मंच ज्यादा दिखाई देता है। कहीं पर अररिया के अंदर बीजेपी के नेता का विरोध करते हुए लोग कुर्सियां और चप्पल उछालने लगते हैं दोस्तों, तो कभी जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार के करीबी ललन सिंह के रैली में जोरदार विरोध होने लगता है दोस्तों। और अब बेगूसराय के तेगड़ा विधानसभा क्षेत्र में जनता दल यूनाइटेड ने एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया दोस्तों, जो विवादों में घिर गया है। किसी नेता को बैठने के लिए कुर्सी नहीं दी गई, तो किसी को मंच पर बोलने का मौका नहीं दिया गया। इसी बात को लेकर नाराजगी जबरदस्त देखने को मिली दोस्तों। जिन्हें कुर्सी नहीं दी गई वो गुस्से में आ गए और जमीन पर जाकर बैठ गए। जिन महिलाओं को मंच पर बोलने का मौका नहीं दिया गया वो भी गुस्से में आकर जेडीयू के जिला अध्यक्ष रुदल राय पर निशाना साधते दिखाई दी दोस्तों। यानी एनडीए गठबंधन को एकजुट करने के लिए, एनडीए के कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन ये प्रयास एकदम उल्टा पड़ जा रहा है दोस्तों। मंच पर ही नेताओं का ईगो आपस में यानी अहंकार एक दूसरे से टकरा जा रहा है, जिसके कारण कुछ नेता सड़कों पर बैठ जा रहे हैं, कुछ अपनी ही पार्टी के खिलाफ उल्टा बोल रहे हैं। तो इससे आप समझ जाइए कि अभी तो सीटों का बंटवारा भी नहीं हुआ और ये हाल हो चुका है इनका। एनडीए वाले एक साथ बैठकर कोई मैसेज भी नहीं देना चाहते हैं दोस्तों। और आने वाले दिनों के अंदर क्या हाल होगा जब टिकट बटेगा, तो ये तो खुदा मालिक है। आप लोग क्या समझते हैं इस पूरे मामले पर? अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। और 2 शब्द जरूर लिखेगा, जो एनडीए गठबंधन के द्वारा ये तथाकथित कार्यकर्ता सम्मेलन किया जा रहा है, जिसका कुछ अता पता नहीं है, आपसी लड़ाई का अखाड़ा बन चुका है दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें एक इंटरव्यू के दौरान प्रशांत किशोर ने इस बात को माना है कि राहुल गांधी की बड़ी भूमिका है दोस्तों। राहुल गांधी के बारे में उनसे सवाल पूछा गया कि राहुल देश के अंदर वोटर अधिकार यात्रा निकालते हैं और राहुल गांधी के द्वारा देश में एक वोट एक व्यक्ति के अधिकार की रक्षा के लिए चुनाव आयोग और उनके पूरे सिस्टम को लेकर कई सारे सबूतों के साथ उन्हें एक्सपोज करते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? तो प्रशांत किशोर कहते हैं कि राहुल गांधी की बातों को सुना जाना चाहिए, उसके ऊपर जांच पड़ताल होनी चाहिए। राहुल गांधी भारत के 60% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, और इसीलिए राहुल गांधी की बातों पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए और जांच पड़ताल कराना तो सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रशांत किशोर कहते हैं कि राहुल ने सवाल खड़ा किया तो ये बोलकर कि आपने सवाल खड़ा किया तो इस पर जांच नहीं होगा, ये बोलना एकदम गलत है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है और उनके पोस्ट का सम्मान होना चाहिए, इसीलिए जो भी सवाल वो खड़ा कर रहे हैं उस पर तुरंत टीम बनाकर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि प्रशांत किशोर इस बात को स्वीकारते हैं कि राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष है देश के 60% लोगों की आवाज उठा रहे हैं, और हकीकत भी यही है दोस्तों। बेशक बीजेपी राहुल
राहुल गांधी के सवालों को इग्नोर करने की कोशिश कर रही है दोस्तों, लेकिन ज्यादा देर कर नहीं पाएंगे, जवाब तो इनको चुनावों में देना पड़ेगा। आप लोग क्या कहना चाहते हैं? अगर आप भी मानते हैं कि प्रशांत किशोर एकदम सही बोल रहे हैं तो लिखिएगा जरूर दोस्तों। इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा ने पाकिस्तान के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय लड़ाकू विमान को मार गिराने के दावे को पूरी तरीके से झूठा करार दिया दोस्तों। उन्होंने भरोसा जताया कि भारतीय वायुसेना इस दावे का खंडन करेगी कि सभी राफेल विमान भारत के सार्वजनिक करके कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा है। पाकिस्तान का झूठ बेनकाब करना जरूरी है। पवन खेड़ा ने कहा कि पाकिस्तान ने कुछ टेल नंबर दिए हैं जो संभवतः कल या परसों ही जारी किए गए होंगे। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान हमेशा झूठे दावे करता है और भारतीय वायुसेना हर बार उसके झूठ को बेनकाब कर देती है। ऐसे में अगर हमारी वायुसेना राफेल दिखाया जाता है तो चीजें स्पष्ट हो जाएगी, पाकिस्तान का झूठ सामने आ जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी एयरफोर्स पाकिस्तान का मुंह बंद करा दे, हम यही चाहते हैं, जनता भी यही चाहती है और हमें पता है कि वायुसेना पाकिस्तान का मुंह बंद करा सकती है। और हमें जो खबर से पता चला है पाकिस्तान ने राफेल को लेकर टेल नंबर जारी किया है तो इसका जवाब जरूर देना चाहिए, करारा जवाब पाकिस्तान को देना चाहिए। आप लोग क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर अमेरिका के साथ चल रहे विवाद के बाद आखिरकार भारत सरकार की ओर से यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र के अंदर एक बड़ा फैसला लिया गया है दोस्तों। अमेरिका ने वीजा देने से इनकार करने के बाद भारत ने संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन में फिलिस्तीन के राष्ट्रपति अब्बास की लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मौजूदगी का समर्थन किया है दोस्तों। 145 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया है जबकि अमेरिका और इजराइल ने इसका विरोध किया। अब्बास अगले सप्ताह वीडियो लिंक के जरिए महासभा को संबोधित करेंगे। ये फिलिस्तीन के लिए कूटनीतिक जीत है दोस्तों, यानी फिलिस्तीन को दुनिया भर के देशों के द्वारा मान्यता दी जानी शुरू कर दी गई है और फिलिस्तीन के राष्ट्रपति लाइव वीडियो मैसेज के माध्यम से लोगों से संपर्क साध रहे हैं दोस्तों। अलग अलग देशों के लोग एकजुट होकर फिलिस्तीन के साथ खड़े दिखाई देते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि भारत एकदम सही डिसीजन ले रहा है फिलिस्तीन को सपोर्ट करके तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राजधानी रायपुर के अंदर छात्र युवा राजनीति से जुड़ी दो बड़ी खबर सामने आई है दोस्तों, जहां पर छत्तीसगढ़ यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के पदाधिकारियों को प्रदर्शन करने पर गंभीर धाराओं में आपराधिक मुकदमे झेलने पड़ रहे हैं दोस्तों। मिली जानकारी के अनुसार यूथ कांग्रेस ने हाल ही में खेल मंत्रालय से जुड़े कथित घोटाले को लेकर जोरदार तरीके का प्रदर्शन किया था दोस्तों, भ्रष्टाचार के खिलाफ नारेबाजी की थी। इस पूरे मामले पर कांग्रेस पार्टी के नेता भावेश शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया गया और अन्य आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी के आदेश जारी कर दिए गए दोस्तों। बीएनएस की धारा 3(2) के तहत मुकदमा दायर किया गया है और भी कई सारे आरोप लगाए गए हैं। कुल मिलाकर युवा कांग्रेस हर जगह कहीं ना कहीं कोई ना कोई तरीके से विरोध करता दिखाई देता है दोस्तों, और यही बड़ा कारण है कि हर जगह युवा कांग्रेस के लोगों को मुकदमा झेलना पड़ता है। लेकिन वो अपनी लड़ाई लगातार बीजेपी सरकार के खिलाफ, उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार जारी है दोस्तों। आप लोग इस पूरे मामले अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई की ओर से एक बयान दिया गया था दोस्तों, यानी भगवान विष्णु की मूर्ति को लेकर दिए गए बयान को लेकर बीजेपी के लोग और खासकर जो हिंदुत्ववादी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं दोस्तों, वो BR गवई के खिलाफ उल्टा बयान दे रहे थे और उनसे माफी की भी बार बार अपील की जा रही थी। ऐसे में एक खबर सामने आई है जहां पर नरेंद्र मोदी के इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल यानी बीजेपी सरकार के सलाहकार संजीव सान्याल ने शनिवार को कहा कि विकसित भारत के लिए हमारी जो न्यायपालिका है, न्याय प्रणाली है, जो सिस्टम है, वो सबसे बड़ी बाधा है। वो कहते हैं कि कई कानून ऐसे हैं जो समस्या को आसान बनाने की बजाय उसको जटिल बनाते हैं। कोर्ट में माय लॉर्ड जैसे शब्दों से भी आपत्ति जताते हुए उन्होंने कहा कि जो अंग्रेजों के जमाने के शब्द हैं उनका आज भी इस्तेमाल किया जा रहा है। कुल मिलाकर भारत के न्यायपालिका के सिस्टम को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के करीबी सलाहकार संजीव सान्याल दोस्तों, और उनके कहने का मतलब जो है उससे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की सरकार आने वाले दिनों के अंदर कोर्ट के मामले में हस्तक्षेप करने की फिर कोशिश कर सकती है दोस्तों। अगर सरकार को सुझाव देने वाला व्यक्ति ही इस तरीके की मानसिकता रखता है कि कोर्ट के कारण देश का विकास नहीं हो रहा, तो फिर जरूर इस मामले पर फिर से बीजेपी के द्वारा कुछ ऐसा प्रयास किया जाएगा जिससे भारत के कोर्ट की स्वतंत्रता को छीनने की कोशिश की जाएगी। हालांकि कई बार ऐसे प्रयास हो चुके हैं दोस्तों, लेकिन हर बार विरोध हुआ है और अभी हाल फिलहाल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई को लेकर जिस तरीके से माहौल बनाया गया दोस्तों, उसी दिशा में ये एक तरीके का कदम है जिसे लेकर सचेत रहने की जरूरत है। आप लोग इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर के विरुद्ध बीजेपी के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल यथाशीघ्र मुकदमा करने वाले हैं दोस्तों। शनिवार को उन्होंने कहा कि पीके के आरोप तथ्यहीन और दुर्भावनापूर्ण है। आपको बता दें कि प्रेस वार्ता करके पीके ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल सहित संजय जायसवाल पर भ्रष्टाचार, हेरा फेरी के गंभीर आरोप लगाए दोस्तों। संजय ने कहा कि जिस पेट्रोल पंप का उल्लेख
किया जा रहा है वह मेरा नहीं। पीके ने अपने वकालतनामा में भी इसे स्वीकार किया। दोस्तों वह भूखंड मेरे परदादा ने खरीदी थी, ये भी एक बड़ा बयान आया है। दोस्तों कुल मिलाकर बीजेपी के अब जितने भी मंत्री हैं वो प्रशांत किशोर के द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देते नहीं थक रहे हैं दोस्तों, और उनको पता है कि प्रशांत किशोर ने जो सवाल खड़े किए हैं वो इतनी जल्दी उत्तर देने लायक नहीं है, उस पर पूरा डिटेल में जानकारी देनी पड़ेगी, वरना फिर बीजेपी के मंत्रियों पर गंभीर सवाल बने रहेंगे दोस्तों। और प्रशांत किशोर ने कहा है कि अगर सबूत के साथ में मेरे आरोपों का खंडन नहीं किया गया तो मैं अगले किस्त की तैयारी कर रहा हूं, यानी एक बार फिर से और डॉक्यूमेंट के साथ में उपलब्ध रहूंगा और फिर से गंभीर बड़े खुलासे करूंगा। कुल मिलाकर दोस्तों बिहार चुनाव के मद्देनजर भाजपा के मंत्रियों को लगातार घेरते हुए उन्हें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से लेकर जमीन में घपला करने से जुड़े मामले को लेकर, पेट्रोल पंप से जुड़े मामले को लेकर घेर रहे हैं दोस्तों। इससे पता चल रहा है कि बिहार के अंदर धीरे धीरे करके सुशासन का दावा करने वाले लोग एक्सपोज हो रहे हैं दोस्तों। दो शब्द इन लोगों के बारे में भी लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर बोले, कहा गुजरात सरकार द्वारा मजदूरों से 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम कराने का कानून न सिर्फ अमानवीय है बल्कि भारत के संविधान और परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर की श्रम सुधार विरासत का भी खुला अपमान है। उन्होंने बताया कि कैसे गुजरात की सरकार कानून लाई है जिसके तहत अब मजदूरों को काम करने के लिए 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम पर रखा जा सकता है। 2020 में गुजरात सरकार ने एक अध्यादेश लाकर अस्थायी रूप से कारखानों में 8 घंटे की जगह 12 घंटे कार्य दिवस की अनुमति दी थी। तब इसका जोरदार तरीके से विरोध हुआ था दोस्तों, लेकिन अब कानून को हटाने की जगह बरकरार रखा गया है दोस्तों। इससे मजदूर लोगों के अधिकारों का हनन होगा। चंद्रशेखर आजाद ने पूरे मामले पर नरेंद्र मोदी को भी टैग करते हुए सवाल पूछा है दोस्तों। इसी के साथ में कई लोगों ने कहा कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं बात एकदम सही है। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कमजोर है, शायद इसीलिए अमेरिका बार बार भारत के ऊपर कोई ना कोई एक्शन लेता दिखाई देता है दोस्तों। भारत को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। इसे लेकर 3-4 एग्जाम्पल दिए गए हैं दोस्तों। पहला ये कि कई सारे बल्कि लाखों में ऐसे भारतीय हैं जो अमेरिका में जाकर H1B वीजा पर काम करते हैं दोस्तों, और अपने परिवार के लोगों को भी रखते हैं और अमेरिका में धीरे धीरे करके शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। H1B वीजा उसका एक रास्ता होता है, लेकिन उसके ऊपर कई गुना टैक्स लगा दिया गया है दोस्तों, या यूं कहिए कि रेट को कई गुना बढ़ा दिया गया है, बल्कि 10 गुना रेट बढ़ा दिया गया है H1B वीजा लेने के लिए। तो इससे भारत के अंदर जो युवा सपने सजोकर बैठे हुए थे कि वो अमेरिका जाएंगे और वहां पर कमाई करने के बाद अपने परिवार के लोगों को पैसा भेजेंगे भारत में और उस पैसे से उनका परिवार अच्छे से भारत में रह पाएगा, तो उसके कारण दोस्तों कहीं ना कहीं भारत को भी फायदा होता था, क्योंकि अमेरिका के डॉलर भारत के अंदर आते थे। अब उस पर भी कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी दोस्तों, क्योंकि 10 गुना रेट बढ़ा दिया गया है H1B वीजा का। पहले लोग छोटे से लोन लेकर भी पहुंच जाते थे दोस्तों, लेकिन अब और ज्यादा स्थिति खराब हो गई है। इसी के साथ में दूसरा सवाल यह है कि एस जयशंकर जो इस पूरे मामले पर एकदम शांत बैठे हुए हैं, क्या उन्हें लगता है कि लोग भूल गए हैं कि हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर है, जो अमूमन सारे मुद्दे पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं दोस्तों, और उनके सोशल मीडिया पर पोस्ट भी वायरल होते रहते हैं और बीजेपी IT सेल वाले उनको एक सिग्मा मिनिस्टर के तौर पर दिखाते हैं दोस्तों, यानी जमकर उनके एडिट्स चलते हैं, वीडियो बनते हैं, लेकिन अभी वो दिखाई नहीं दे रहे। नरेंद्र मोदी की ओर से भी एक शब्द नहीं बोला गया। इसके बाद दोस्तों लोगों ने कहा कि नरेंद्र मोदी गुजरात में भाषण दे रहे थे, तब खबर आ चुकी थी कि अमेरिका ने भारत के ऊपर, भारत के बच्चों के ऊपर अतिरिक्त बोझ डाल दिया है दोस्तों H1B वीजा को लेकर। दुनिया में सब जानते हैं कि भारत के 70% लोग टोटल H1B वीजा को इस्तेमाल करते हुए विदेश में जाकर, खासकर अमेरिका में जाकर बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं दोस्तों। इससे उनके सपने टूटे हैं। तो नरेंद्र मोदी को गुजरात में बोलना चाहिए था, इस पर बयान देना चाहिए था, लेकिन नरेंद्र मोदी इसकी जगह ज्ञान बांटने लगे और कहने लगे कि हमको किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, निर्भरता के कारण ये सब होता है। कुल मिलाकर दोस्तों डायरेक्ट बयान देने की जगह इनडायरेक्ट तरीके से कहानियां सुना रहे थे। इस पर भी लोगों के कई सारे सवाल है। अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपने आप को बहुत बड़ा नेता बताने की कोशिश करते हैं दोस्तों, चुनाव के टाइम में तो उन्होंने अपने आप को अवतार बताने की भी कोशिश की थी, इस पूरे प्रकरण पर वो खुलकर बोलने तक को राजी नहीं है दोस्तों। बीजेपी सरकार का कोई भी मंत्री सामने आकर जवाब नहीं दे रहा। अगर आप भी मानते हैं कि जनता को इतना बड़ा झटका लग रहा है, खासकर उन युवाओं को जो लोग उम्मीद रखते हैं कि वो भारत के अंदर पढ़ाई करके बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करेंगे और विदेश जाने का मौका मिलेगा, तो वो भी मौके का इस्तेमाल करेंगे। आप लोग पूरे मामले पर जो राय देना चाहते हैं दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में आरजेडी के अंदर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने कुछ ऐसा किया है दोस्तों जिसे लेकर चर्चाएं काफी ज्यादा है। दरअसल खबर यह है कि रोहिणी आचार्य पहले कई सारे लोगों को फॉलो करती थी दोस्तों, यानी 164 लोगों को टोटल फॉलो करती थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके कम करते हुए उन्होंने केवल 61 लोगों को फॉलो किया है और अब केवल 3 ही लोगों को फॉलो करती है। और राष्ट्रीय जनता दल के कई सारे अकाउंट को जो पहले वो फॉलो करती थी दोस्तों, अब उन्होंने उसे हटा दिया है। इससे पता चल रहा है कि रोहिणी आचार्य काफी ज्यादा नाराज है राष्ट्रीय जनता दल से दोस्तों। उन्होंने तेजस्वी यादव के सहयोगी
होगी और राज्यसभा के सांसद संजय यादव को लेकर भी सवाल खड़ा किया था। इससे एक बात स्पष्ट हो गई है दोस्तों की राष्ट्रीय जनता दल के अंदर स्थिति अभी जो है उसके अनुसार तेजस्वी यादव सर्वोसर्वा नेता है और तमाम अन्य जो प्रयास हो रहे हैं या बयान आ रहे हैं उससे कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन भी चुनाव लड़ेगा और ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल के भी सबसे बड़े नेता तेजस्वी यादव है लालू यादव जी के बाद, और ये बातें सबको स्वीकार कर लेनी चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। 2 शब्द जरूर लिखेगा इस पूरे प्रकरण को लेकर, पूरे मामले को लेकर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद ने एक बयान दिया है दोस्तों। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान बोलने वाले राम भद्राचार्य पर की ऐसे जनपद को मिनी पाकिस्तान कहना निंदनीय है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने तो सुना है कि पूर्व जन्मों के कर्मों का फल मिलता है, तो राम भद्राचार्य जी अपने पिछले जन्म में कितने बुरे काम किए होंगे कि कुदरत ने उन्हें आंखें नहीं दी। दरअसल जगत गुरु राम भद्राचार्य ने मेरठ के अंदर राम कथा के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान बताया था दोस्तों। उस पर अलग अलग तरीके के नेताओं के अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया सामने आई है दोस्तों। कुल मिलाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर इस तरीके के विवादित बयान कई बार दिए जा चुके हैं। अगर आप भी मानते हैं कि इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों की भावना आहत हो रही है और पूरे मामले पर कार्रवाई जरूर की जानी चाहिए दोस्तों, तो लिखकर जरूर बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का जुड़े रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद।